तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाईटेक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग राजस्थान इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। और जो आधुनिक इतिहास है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो पहले हम जान के फिर आगे पहला टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। तो आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो संधियाँ हुई थी वो, फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद जो प्रमुख अपने जो आंदोलन हो गए जैसे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, फिर राजस्थान का एकीकरण, उसके बाद जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है वो। तो बेसिकली होता यह है कि जो राजस्थान का इतिहास है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग प्रमुख सभ्यताएँ, उसके बाद जो मौर्य काल हो गया वो सब पढ़ते हैं। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, जो मुगल आ गए थे उसके बाद में जो राजस्थान का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो आ गया मध्यकालीन इतिहास। फिर आखिर में हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो उसे हम आज शुरू करेंगे। तो 1857 की क्रांति हमारा आज का टॉपिक रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ में संधियाँ कैसी हुई। तो सबसे पहले भरतपुर, उसके बाद अलवर। भरतपुर का राजा है रणजीत सिंह, और अलवर का राजा है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। तो भरतपुर और अलवर, भरतपुर का राजा रणजीत सिंह, अलवर का राजा बख्तावर सिंह। भरतपुर ने संधि की थी 29 सितंबर 1803 और अलवर ने की थी 14 नवंबर 1803। ये तारीख इसलिए लिखाई है ताकि आपको उसका कालानुक्रम पता चल जाए। भरतपुर का राजा रणजीत सिंह, अलवर का राजा बख्तावर सिंह। भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 में, और जो अलवर है उसने 14 नवंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ, या जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसके साथ में संधि कर ली। अब जो भरतपुर है उसके साथ संधि की, तब अंग्रेज़ों की तरफ से जो प्रतिनिधि आया था वो था लॉर्ड लेक, और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये संधियाँ हो गई। और जो सामान्यतः अंग्रेज़ों के साथ में संधियाँ होती उसके अंदर अंग्रेज़ भी अपनी शर्त रखते और जो राजा है वो भी अपनी शर्त रखता। तो अंग्रेज़ क्या करते, जो राजा है उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ संधि कर लो, हम आपको सुरक्षा देंगे और आपके जो विदेशी मामले हैं, मतलब कि दूसरी रियासत के साथ जैसे व्यापार हो गया या युद्ध हो गया, वो सब अब हम लोग देखेंगे। तो मतलब ये संधियों के दौरान विदेशी मामले और सुरक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा का जो काम है वो अंग्रेज़ करेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने यह तक भी कहा था कि आपके जो आंतरिक मामले विशेषकर जैसे कि कोई सामंत हो गया, अब सामंत उस टाइम राजा को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो राजा सामंत पे भी कर बढ़ा देता था। तो जो सामंत है वो कभी विद्रोह कर देता और सामंत कभी राजा को कर नहीं जमा करवाता। तो इस कारण अंग्रेज़ ये बात भी जानते थे कि जो राजा है वो सामंतों से भी परेशान है। तो अंग्रेज़ क्या कहते हैं कि हम आपको जो सामंत है उनसे भी परेशानी दूर कर देंगे, उनको भी हम देख लेंगे, ऐसा अंग्रेज़ कहते हैं। ऐसा उन्होंने भरतपुर के साथ में संधि कर ली, अलवर के साथ संधि कर ली। एक हुई थी 1803 में। अब 1817 में करौली और कोटा के साथ में जो संधि हुई थी वो थी पूर्व संधि। करौली और कोटा ये हुई थी 1817 में। और जो 1817-18 की संधियाँ हैं उसके अंदर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और जो इनका प्रतिनिधि था अंग्रेज़ों का वो था चार्ल्स मेडकॉफ। ठीक है, दिखाई देता हूँ।
गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, और जो अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो दक्षिण रियासतें हैं राजस्थान की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था, मतलब कि यहाँ पे प्रतिनिधि कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ, यहाँ पे प्रतिनिधि कौन है, लॉर्ड लेक, और जो दक्षिण रियासतें हैं उनके अंदर जो प्रतिनिधि था उसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, वो था जॉन मेलकम। जॉन मेलकम, जैसे वेलकम होता है वैसे ही जॉन मेलकम, तो वेलकम से मेलकम याद रखना, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आपको। भरतपुर, अलवर, फिर करौली और फिर कोटा। अब 1818 में राजस्थान के लगभग सभी रियासतें अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेती है। हालांकि हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सबसे पहली संधि जोधपुर और जयपुर ने की थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने मानी नहीं थी। जो सबसे पहली संधि मानी जाती है वो मानी जाती है भरतपुर, अलवर की। उसके बाद में राजस्थान के लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली, और फिर आखिर में 1823 में सिरोही भी संधि कर लेती है। सिरोही का राजा कौन है, शिव सिंह सिरोही, सह से है याद रखना, ठीक है। 23 में सह आ रहा है, सिरोही और शिव सिंह, ठीक है। 1823 के अंदर शिव सिंह जो सिरोही का राजा है उसने अंग्रेज़ों के साथ में संधियाँ कर ली, ठीक है। ये होगी संधियाँ। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि संधियाँ क्यों की थी। राजा जो राजा है उसको अंग्रेज़ सुरक्षा देते हैं, उसकी रियासत को जो विदेशी मामले हैं वो जो अंग्रेज़ है वो देखेंगे, और जो रियासत के आंतरिक मामले हैं वो राजा देखेगा। कोई भी रियासत अंग्रेज़ों के साथ संधि करती तो रियासत के अंदर अंग्रेज़ क्या करते, अपनी एक सेना की टुकड़ी और अपना एक राजनीतिक अधिकारी वहाँ पे रखते हैं। जैसे कि अब भरतपुर के साथ अंग्रेज़ों की संधि हुई है तो वहाँ पे वो अपनी सेना की टुकड़ी रखेंगे और एक राजनीतिक अधिकारी रखेंगे, जिसे हम पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट भी बोलते हैं। रेजिडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो रियासत है उसकी राजधानी में रहता है, इसलिए हम उसको रेजिडेंट भी बोलते हैं, और वो एक राजनीतिक अधिकारी है इसलिए हम उसे पॉलिटिकल एजेंट भी बोल सकते हैं। तो अब देखो, अब भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट अलग है, अलवर का अलग है, दोनों में अलग अलग अंग्रेज़ों की सेनाएं हैं, तो वो आपस में लड़ेंगे थोड़ी। तो ऐसे ही जो संधियाँ हुई थी उनके बाद में राजस्थान में ऐसे कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। एक कोई युद्ध हुआ था छोटा सा, जो बासनपीर का युद्ध था, जैसलमेर और बीकानेर वालों का ऊँट के लिए हो गया था, वही था। तो ये संधियाँ हो गई। अब उन संधियों के बाद में अब देखो संधियाँ होगी, हर रियासत में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट है। अब एक रियासत का एक पॉलिटिकल एजेंट है। राजा अपनी समस्या पॉलिटिकल एजेंट को बताता, तो पॉलिटिकल एजेंट इस समस्या को आगे ले जाता किसके पास, रेजिडेंट फॉर राजपुताना, जो पूरे राजस्थान में एक था, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। इस पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर ये रेजिडेंट फॉर राजपुताना था, और इनके ऊपर था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो राजा अपनी समस्या होती तो वो पॉलिटिकल एजेंट, मतलब किसी रियासत में अगर कोई समस्या हो जाती तो उसे आंतरिक समस्या नहीं, बाहरी समस्या, कोई मतलब कि किसी के साथ संधि करनी है, किसी के साथ व्यापार करना है, किसी दूसरों का जो युद्ध है, वो सब ये पॉलिटिकल एजेंट ही देखते। तो पॉलिटिकल एजेंट समस्या रेजिडेंट को बताता, रेजिडेंट फॉर राजपुताना, और ये रेजिडेंट फॉर राजपुताना ये गवर्नर जनरल को। अब ये जो रेजिडेंट फॉर राजपुताना ये पूरे राजस्थान का एक ही था, और ये कहाँ रहता था, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में रहता था। अब राजस्थान का प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी, इसकी उपाधि थी नासिर। इसकी उपाधि याद रखना, नासिर वाली।
पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर रेजिडेंट फॉर राजपूताना, और जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना है ये राजस्थान में प्रथम बार कौन बना? डेविड ऑक्टरलोनी, और उसकी उपाधि थी नासिर की, और ये इसका जो मुख्यालय है वो था दिल्ली के अंदर। अब देखो संधियाँ हुई हैं राजस्थान के राजाओं के साथ, और जो संधियों का जो एक हो गया पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना था वो रहता था दिल्ली के अंदर। अब राजस्थान के राजा है और उनकी संधियाँ अंग्रेजों के साथ हुई है, उनका जो मेन अधिकारी दिल्ली में रहता है, फिर वो कैसे समस्या हल करेगा? तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना इसका नाम बदल दिया, इसका नाम बदलकर उन्होंने रख दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG। मतलब ये गवर्नर जनरल है उसका ये एक एजेंट होगा, एजेंट, ठीक है। एजेंट टू गवर्नर जनरल ये कौन था? राजस्थान का प्रथम AGG कौन था? अब्राहम लोकेट, इब्राहिम लोकेट। कब बनाया गया? 1832 के अंदर। सॉरी, राजस्थान का प्रथम AGG था अब्राहम लोकेट, और 1832 में तो इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में कर दिया गया था, ठीक है। अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए ये यहाँ पे तो रह नहीं सकते थे, इसलिए राजस्थान में सबसे ठंडी जगह है सिरोही, माउंट आबू, यही तो इन्होंने अपना जो का मुख्यालय है वो माउंट आबू कर लिया, आबू। कब किया? 1845 के अंदर। फिर इन्होंने क्या किया? 1845 में आबू कर लिया, और उसके बाद क्या किया? अजमेर और आबू में 6 महीने का वो कर लिया, मतलब 6 महीने तो रहेगा आबू और 6 महीने रहेगा अजमेर। ये कब किया? 1864 में। 1864 के अंदर यह निर्धारित किया गया कि जो AGG होगा वो 6 महीने अजमेर रहेगा सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर 6 महीने आबू रहेगा। ये सब डिसाइड कर लिया गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। क्रांति देखो, भारत के अंदर जो क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी बैरकपुर से, मंगल पांडे ने की थी। वो आप जानते होंगे कि मंगल पांडे ने 10 मई को विद्रोह कर दिया था, क्योंकि मंगल पांडे को ये सबसे पहले पता चला कि जो राइफल्स है, पहले जो ब्राउन बेस थी, अंग्रेज क्या करते, पहले जो राइफल यूज़ करते वो थी ब्राउन बेस, ठीक है। उसके स्थान पर इन्होंने नई राइफल लेके आई जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल्स। तो जो ब्राउन बेस राइफल्स है उसके स्थान पर इन्होंने जो एनफील्ड राइफल्स रखी। इसमें जो कारतूस थे वो चर्बी वाले थे, गाय और सूअर की चर्बी वाले। इसलिए इसका तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विरोध करेंगे। तो मंगल पांडे ने क्या किया? 10 मई को सबसे पहले बैरकपुर में क्रांति की शुरुआत की। बैरकपुर कहाँ है? मेरठ में। मंगल पांडे को ये पता चल गया कि जो चर्बी वाली कारतूस है, वो जो नई वाली गन आई है एनफील्ड राइफल्स, उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो इसने वहाँ पे विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के सामने। लेकिन हमें तो राजस्थान के बारे में जानना है, तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ? सबसे पहले जानते हैं कि 1857 की क्रांति थी, उस समय राजस्थान का AGG कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय तो राजस्थान का AGG था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस बात का आप ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का AGG था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ठीक है। अब राजस्थान के अंदर अंग्रेज़ों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया कि जो राजस्थान का प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था वो था डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि थी नासिर की, और उसी के नाम से
एक शहर है राजस्थान में नसीराबाद। नसीराबाद ये कहाँ है? अजमेर में। तो राजस्थान की पहली सैनिक छावनी नसीराबाद, अजमेर। फिर नीमच, जो वर्तमान में तो एमपी में है, लेकिन पहले ये राजस्थान का हिस्सा था, मालवा वाला। नसीराबाद, नीमच, फिर आती है देवली। देवली कहाँ है? टोंक में, ठीक है। उसके बाद आती है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। ये ध्यान रखना कि कौन सी छावनी कहाँ पे है। उसके बाद आती है खेरवाड़ा, और फिर लास्ट में आती है ब्यावर, ठीक है। तो ये राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ थी अंग्रेज़ों की। नसीराबाद, अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, एरिनपुरा पाली और खेरवाड़ा और ब्यावर। राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई थी वो इन 4 रियासतों में हुई थी, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा में। खेरवाड़ा और ब्यावर में क्रांति नहीं हुई थी। तो इसके हमें इस बात से हमें ये तो पता चलता है कि जो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी वो एक सैनिक विद्रोह तो नहीं था, क्योंकि सैनिक विद्रोह होता तो 6 की 6 छावनियाँ क्रांति करती, लेकिन ये 4 ही छावनियाँ थी, उन्होंने क्रांति की। तो इससे हमें यह तो पता चल गया कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नसीराबाद, अजमेर के बारे में। तो नसीराबाद है, उसके अंदर क्या हुआ? 28 मई की बात है। 28 मई 1857। 28 मई 1857 को जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, मतलब कि पैदल सेना चल, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसने 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों किया? वही बात, चर्बी वाले कारतूसों के कारण। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने कई अंग्रेज़ों के जो सैनिक अधिकारी थे उनको मार दिया। जैसे कि उन्होंने कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोटिसवुड, कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोटिसवुड, और एक था कर्नल पेनी। पेन मतलब क्या होता है? दर्द। वो जो कर्नल पेनी था उसको हृदय में दर्द हुआ, मतलब हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो गई, और इसके अंदर 2 अंग्रेज़ अधिकारी घायल हो गए, जैसे कि कैप्टन आरडी पै, कौन था एक और? लेफ्टिनेंट लॉक। कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक है वो तो घायल हो गए, और जो ये कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोटिसवुड है, इनकी तो मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी की हृदयघात से मृत्यु होगी, और जो कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक है वो घायल हो गए थे। अब 28 मई को तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। इन्हीं के साथ में 30 मई को जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, BNI बोल सकते हो आप इसे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने ही 30 मई को विद्रोह कर दिया, और ये भी इनके साथ में मिल गए। मतलब कि जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो भी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिल गए 30 मई को, ठीक है। फिर ये दोनों साथ में मिल गए, और जब 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री साथ में मिले तो इन्होंने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया, क्योंकि इस समय जो भारत का राजा था वो था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। तो
उन्होंने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो बहादुर शाह जफ़र है उस पर विश्वास दिखाया, उसके प्रति सहानुभूति रखी और उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि जो बहादुर शाह जफ़र है उनके अंदर ही कहीं ना कहीं विरोधी भावनाएं हैं, तभी वो उनको बहादुर शाह जफ़र को अपना प्रमुख नेता मानते और जहाँ भी विद्रोह होता है वो सभी विद्रोही दिल्ली की ओर जाने का प्रयास करते। ठीक है, अब आगे नीमच। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब नीमच में विद्रोह कब हुआ? 2 जून को। 2 जून को क्या हुआ? कोई एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। तो ये जो मोहम्मद अली बेग है इसने क्या किया? अंग्रेज़ों का एक अधिकारी था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने इनकी जो सेवा संबंधी शर्तें हैं उनको मानने से मना कर दिया। सैनिक विद्रोह में तो अंग्रेज इतिहासकार ही कहते हैं कि जो क्रांति थी वो सैनिक विद्रोह से हुई थी, सैनिक विद्रोह और सामंती विद्रोह से। और वैसे ही उसका उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि जो मोहम्मद अली बेग है उसने कर्नल एबोट के सामने उन्हीं के ही सेवा संबंधी शर्तों को मानने से मना कर दिया कि हम अभी कोई भी बात नहीं मानेंगे, स्पष्ट ऐसे मना कर दिया। तो ऐसा उसने मना किया तो उसको तो इसने धमकाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 जून को ही हीरा सिंह के नेतृत्व में जो नीमच वाले सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया और जो कर्नल एबोट था उसको, उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को इन्होंने मार दिया। जब ऐसा हुआ तो जो शाहपुरा भीलवाड़ा है, शाहपुरा भीलवाड़ा का राजा है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? जो ये विद्रोही थे इनका नींबा हेड़ा में जन स्वागत किया। नींबा हेड़ा, जो नींबा हेड़ा स्थान है वहाँ पे इनका जन स्वागत किया, मतलब कि जनता के साथ में जो विद्रोही थे उनका स्वागत किया शाहपुरा के भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, और ये नीमच वाली बात हुई तो इस बात को सुनकर जो देवली वाले थे, जो देवली सैनिक छावनी है उसकी एक सेना की टुकड़ी है जिसे हम बटालियन बोलते हैं, जैसे कि महीदपुर बटालियन। जो महीदपुर बटालियन है वो भी जो नीमच वाले विद्रोही है उनके साथ में मिल गए। और जब नीमच वाले और जो देवली वाले मिल गए तब जो देवली है वहाँ से 40 अंग्रेज़ अधिकारी भाग गए। 40 अंग्रेज़ अधिकारी तो मेन थे, उनके अलावा उनकी सेना भी भागी थी, लेकिन हम अधिकारियों के बारे में बात करेंगे तो 40 अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ से भागे। तो यहाँ से जब भागे तो ये कहाँ पे रुके? चित्तौड़गढ़ में गांव है डूंगला चित्तौड़ के अंदर इन्हें किसान है रुग्गा राम नामक, जिसका नाम है रुग्गा राम। जो किसान था उसने इन अंग्रेज़ों को शरण दी। चित्तौड़गढ़ का उस समय जो राजा होगा कौन होगा? मेवाड़ वाले राजा होगा। तो मेवाड़ का राजा कौन है? स्वरूप सिंह तो अंग्रेज़ों का खास मित्र था। तो जो डूंगला चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर जो रुग्गा राम नामक किसान है उसने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी, अपने पास रखा। और जो स्वरूप सिंह है उसने उनको यहाँ से ले गए और जग मंदिर में रखा। जो जग मंदिर है जगत सिंह प्रथम वाला, उस जग मंदिर में इनको रखा। वहीं पे ये कुछ दिनों के लिए रहे और फिर वापस सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो स्वरूप सिंह के बारे में एक बात और बता देता हूँ। जो स्वरूप सिंह है वो अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा खास मित्र था। और उसने क्या किया, जो अपने सिक्के थे स्वरूप शाही सिक्के चलाए और उसके ऊपर दोस्ती लंदन लिखाया। क्या लिखाया? दोस्ती लंदन।
ठीक है। स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए। स्वरूप शाही के सिक्के के ऊपर लिखा हुआ था दोस्ती लंदन, ठीक है। अब आगे युद्ध हुआ था आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। इस युद्ध में कौन था? कर्नल होम्स, साथ में कौन है? हंसराज जोशी, सामने कौन है? एक बार आप पृथ्वी सिंह लांबिया लिखो, एक बार पृथ्वी सिंह लांबिया। अब ये क्यों लिखाया? सामने तो खुशहाल सिंह समावत को होना चाहिए, वो आपको बताता हूँ। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी ये साथ में हैं। उनके सामने कौन है? जो आउवा का सामंत था ना खुशहाल सिंह समावत, वो तो मेवाड़ में सहायता लेने के लिए चला गया। उसके स्थान पर जो इस युद्ध का नेतृत्व किया था वो किया था पृथ्वी सिंह लांबिया ने। इस कारण मैंने इसका यहाँ पे नाम लिखा। जो पृथ्वी सिंह लांबिया है उसके सामने जो ये कर्नल होम्स और हंसराज जोशी है ये आसानी से जीत जाते हैं और 24 जनवरी 1858 को जो आउवा किला उस पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या करते हैं? जो सुगाली माता है, सुगाली माता की जो मूर्ति है उसे उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि इनको जो पीछे वाले 2 युद्ध है वो सुगाली माता ने ही जितवाए हैं। इस कारण अंग्रेज़ों को ये भ्रम हो गया और इस कारण वो जो सुगाली माता की मूर्ति है उनको राजपुताना म्यूजियम में रखते हैं ले जा करके, राजपुताना म्यूजियम, और फिर वापस वहीं रख देते हैं वागड़ म्यूजियम में। जो सुगाली माता की मूर्ति है उसके 10 सिर और 54 हाथ है, 54। और ये जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की बनी हुई है, संगमरमर, ठीक है। जो आउवा का युद्ध है 20 जनवरी 1858 को हुआ। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी सामने हैं पृथ्वी सिंह लांबिया जो खुशहाल सिंह समावत की तरफ से लड़ रहा है। 24 जनवरी को ये आउवा के युद्ध पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। आउवा के युद्ध पर अधिकार करने के बाद वहाँ से ये जो सुगाली माता की मूर्ति है वो उठा कर ले जाते हैं। उससे पहले तो राजपुताना म्यूजियम में रखते हैं और फिर वापस वागड़ म्यूजियम में रख देते हैं। अब फिलहाल वर्तमान इन प्रेजेंट टाइम में ये जो मूर्ति है वो वागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। अब जो खुशहाल सिंह समावत था वो अकेला तो था नहीं, उसके साथ में उसके सहयोगी भी थे। सहयोगी मतलब कि जो खुशहाल सिंह चंपावत है, खुशहाल सिंह चंपावत, उनको किसने किसने सहयोग किया? जैसे कि मेवाड़ के अंदर जो सलूम्बर है, सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर में, सलूम्बर उदयपुर। सलूम्बर उदयपुर के अंदर एक राजा है केसरी सिंह। सलूम्बर उदयपुर का राजा केसरी सिंह और साथ में जो राजमंद के अंदर जो कोठारिया है, कोठारिया राजमंद, कोठारिया राजमंद के सामंत कौन है? जोध सिंह। जोध सिंह ये वही है जिन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया था। तो जो खुशहाल सिंह समावत था उनका साथ सलूम्बर के राजा केसरी सिंह और कोठारिया के राजा जोध सिंह ने दिया था। इनके अलावा इनके सहयोगी थे शिवनाथ सिंह आसोप, ये नाम याद रखना, शिवनाथ सिंह आसोप वाला, शिवनाथ सिंह आसोप। ये कहाँ के थे? अशोक जोधपुर के, अशोक जोधपुर। और कौन है?
नाम लिख लो, याद चाहे रखो चाहे मत रखो इन दो को। तो अजीत सिंह और बिशन सिंह। अजीत सिंह कहाँ से हैं? अलियावास। और बिशन सिंह है गुलदर नागौर। ये दोनों तो बाद में डाकू बन गए। और जो शिवनाथ सिंह आसोप है, इनका एक प्रसिद्ध नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा इन्होंने कब दिया था? ये तब की बात है जब ये 10 अक्टूबर 1858 को दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इनके साथ में हुआ ये कि जो हरियाणा के अंदर एक गांव पड़ता है नारनौल, वहाँ पे जो अंग्रेज़ है उनका अधिकारी था मेन गेरार्ड। जो अंग्रेज अधिकारी है गेरार्ड, उनसे ये हार जाते हैं और ये दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इनका ये प्रसिद्ध नारा याद रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा शिवनाथ सिंह आसोप का है। ठीक है, ये खुशहाल सिंह चपावत के सहयोगी हो गए। अजीत सिंह अलियावास और बिशन सिंह नागौर वाला ये आगे जाके डाकू बन गए। और जो खुशहाल सिंह चपावत है उन्होंने क्या किया, 1860 के अंदर सरेंडर कर दिया। ठीक है, और खुशहाल सिंह चपावत की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने टेलर कमीशन बिठाया। ठीक है, टेलर कमीशन बिठाया तो इनको सज़ा हुई और यही कोई 3-4 साल की सज़ा हुई। और इन्होंने अपना अंतिम जीवन उदयपुर में बिताया और 1864 के अंदर यह इनकी मृत्यु हो जाती है उदयपुर में। ठीक है, तो खुशहाल सिंह चपावत की ये बात थी। ठीक है, उन्होंने 1860 में सरेंडर किया, 1864 में उनकी उदयपुर में मृत्यु हो गई। उनके जांच के लिए टेलर कमीशन बिठाया गया। ठीक है, और जो शिवनाथ सिंह आसोप है उसने जोधपुर महाराजा था ना तख्त सिंह के खिलाफ 35 दिन तक संघर्ष किया था उस किले के बाहर खड़े होके, शिवनाथ सिंह आसोप ने। ठीक है, तो अवा के युद्ध तक हमने पढ़ लिया है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। जो कोटा विद्रोह है, टोंक विद्रोह है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, और जो 1857 की क्रांति थे, उन क्रांति क्यों हुई थी, उसका कारण, उसके क्रांति होने के बाद में राजस्थान के अंदर क्या प्रभाव रहा, क्रांति की प्रकृति क्या थी, क्रांति का स्वरूप क्या था, क्रांति के जो परिणाम निकले वो परिणाम क्या निकले, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।